नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो मुंबई मॉडल असरदार घट रही है रफ्तार, इसमें आपका स्वागत है। और ये बात हम आपको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ठीक आज से एक महीना पहले 3 अप्रैल को मुंबई में सेकेंड वेव में यानी दूसरी लहर में सबसे ज्यादा कोरोना के केस आए थे। 11,500 से ज्यादा ठीक 3 अप्रैल को, और आज हम 3 मई को बात कर रहे हैं। और अब मुंबई में जो कोरोना के मामले हैं रोज के, वो 3700 से भी कम हो गए हैं। तो महज 30 दिन के अंदर मुंबई में बहुत तेजी से कोरोना के ऊपर काबू पाया गया है, रफ्तार बहुत कम हो गई है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो हालात जब मुंबई के सामने आए थे और उसके बाद जो देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना फैला, मुंबई में जब इस तरह के मामले बढ़े तो जिस तरीके से इसे टैकल किया गया, जिस तरीके से इसे हैंडल किया गया, ये काबिल तारीफ इसलिए है क्योंकि मुंबई की बहुत एक घनी आबादी है और लग ये रहा था शुरुआत में कि यहाँ पर भी बहुत दिक्कत आएगी, बेड नहीं होंगे, ऑक्सीजन नहीं होंगे और तरह तरह की दिक्कतें आएंगी। लेकिन बहुत तेजी से उस पर काम किया गया और ये सारे हालात यहाँ पर ठीक किए गए। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं और हमारे साथ इस वक्त एक बेहद खास मेहमान बीएमसी के मुंबई बीएमसी के एडिशनल कमिश्नर सुरेश काकनी साहब जुड़ रहे हैं और साथ ही डॉक्टर प्रातीत समदानी है, कोविड स्पेशलिस्ट हैं मुंबई के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सुरेश काकनी साहब, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई कि मुंबई जैसे शहर में, जो कि एक घनी आबादी वाला शहर है और हमेशा से मुंबई में सबसे ज़्यादा हमने देखे कि हालात फर्स्ट वेव में भी नंबर बहुत आए थे पूरे महाराष्ट्र में, मुंबई में भी, सेकेंड वेव में भी, लेकिन बहुत तेज़ी से आप लोगों ने इसे काबू में लाया है। पहले तो सर आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि कैसे आप लोगों ने महज 30 दिन के अंदर कोरोना के केस को इतने कम नंबर पे आप लेकर आए हैं और किस तरह से आपने इसे काबू में लाया है। कोरोना का जो प्रादुर्भाव सेकंड वेव हमारे पास में आई थी, जैसा कि आपने कहा कि अप्रैल के पहले सप्ताह में करीबन 11,500 केसेस आई थी, तो उससे पहले ही हमारा जो बेसिक फोकस जो था ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटिंग, ये जो त्रिसूत्री है, इसका हमने बड़े अच्छे से इस्तेमाल किया मुंबई में। उसमें कोई अगर पॉजिटिव पेशेंट पाया जाता है तो उसका ट्रैक करना, उसके क्लोज कॉन्टैक्ट को ट्रैक करना, क्लोज कॉन्टैक्ट को उनसे अलग करना, उसके साथ में उसका भी टेस्टिंग करना, और टेस्टिंग में अगर पॉजिटिव पाया जाता तो उसको भी हमारे जो अस्पतालों में दाखिल कराना और उसके बाद में उस पर ट्रीटमेंट करना। ये त्रिसूत्री पे हमने काम किया। लेकिन इससे भी ज़्यादा हमने जो हमारा जो फोकस रहा, हमारा जो मेन बात रही, उसमें जब लीन पीरियड था, जब 300 से 400 से केसेस कम आ रही थी, कभी कभी 300 या फरवरी महीने में या उससे पहले महीने में, तो उस समय हमने 3 चीज़ों पे काम किया। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो हमने बरकरार रखा, जैसे कि जंबो फैसिलिटीज़ थे, वहाँ की ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम थी, वहाँ की जो दवाइयाँ लगती है वो हमने कायम रखी। ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम पहले हमारी सिलेंडर बेस हुआ करती थी कि सिलेंडर का रिफिलिंग करना एक दिक्कत वाली बात रहा करती थी, वो हमने एक पाइपलाइन सप्लाई सिस्टम कर दी। हर अस्पतालों में हमने 13,000 या 26,000 लीटर का एलएमओ जो लिक्विडाइज्ड मेडिकल ऑक्सीजन रहता है, उसका हमने इस्तेमाल एक अच्छे तरीके से किया। उसके साथ में जो दवाइयाँ थी, जैसे रेमडेसिविर है, टोसिलिजुमैब है, इसका हमने टेंडर प्रोसेस करके हमने उनके जो सप्लायर है उनको भी हमने हमारे साथ में जोड़े रखा। और जैसे ही हमको केसेस बढ़ने लगी, हमने ये सब हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो थे, जो अस्पताल थे, वो हमने एक्टिवेट कर दिए। उसके साथ में जो सप्लाई सिस्टम जो थी, चाहे ऑक्सीजन सप्लाई हो, चाहे दवाइयों का सप्लाई हो और मेडिकल मैन पावर हो, ये तीनों का भी हमने उसमें अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। और ये सब चीज़ों का परिणाम ऐसा हुआ कि हम 1 माह के भीतर में आज हमारी केसेस करीबन 4,000 के लगभग है। और लेकिन हम इस पर निश्चिंत नहीं हैं। हमारी जो तैयारी है पूरे मुस्तैदी के साथ में हम तैयारी में लगे हुए हैं, और इसके आगे भी अगर कोई दिक्कत आती है तो अगले फेज़ के लिए भी हमारी तैयारी हमने शुरू कर दी है। इसके जो हमारे पहले जंबो सेंटर, आज 7 जंबो सेंटर है, इसमें हम 4 जंबो सेंटर का हम ऐड कर रहे हैं। 1 माह के भीतर वो भी खड़े हो जाएंगे, और ताकि कोई भी व्यक्ति को अस्पताल में दाखिल होने के लिए या वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई वाला बेड मिलने के लिए या ज़रूरत पड़ने पे आईसीयू बेड मिलने के लिए उसको कोई दिक्कत ना हो।
इस तरीके से हमने काम किया। हमारी आईसी एक्टिविटी भी काफ़ी रही। हमने मास्क लगाओ यह मुहिम भी काफ़ी तेज़ी से चलाई। हर रोज़ करीबन 25,000 लोगों को हम दंडित किया करते थे। दंड करना हमारा मतलब इच्छा नहीं रहने के बाद में भी, लेकिन लोगों को सीख मिले और लोग मास्क का इस्तेमाल करें, हाथ बार बार धोए, सामाजिक अंतर बनाए रखें। ये सब चीज़ों का प्रभाव ऐसे हुआ, जनता का भी हमको सहयोग मिला। तो आज थोड़ी परिस्थिति नियंत्रण में है, लेकिन अभी हम निश्चिंत नहीं हैं। इसके आगे भी हमको पता है कि ये लड़ाई लंबी है और हम पूरे मुस्तैदी के साथ में इसमें लगे हुए हैं। अच्छा, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि आपने किस तरीके से काम किया। एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जो टोटल 24 वार्ड हैं मुंबई में, आपने एक कोविड वार रूम बनाया, तो जरा आप वार रूम के बारे में बताएं कि इस वार रूम के जरिए किस तरह से काम होता था और इस वार रूम के जिम्मे क्या काम था, क्या काम होता था इस वार रूम के जरिए, क्योंकि ये बाकी लोगों के लिए भी जानना समझना जरूरी है, देश के अलग अलग हिस्सों में जो अधिकारी हैं, जो अथॉरिटी हैं, ताकि वो अपने यहाँ भी इसे इम्प्लीमेंट कर पाएं और वहां पर भी हालत काबू में लाएं। पहली लहर जब चली थी तो पहले हमारा एक ही कंट्रोल, सेंट्रल कंट्रोल में हुआ करता था, लेकिन हमने तय किया कि हमारे मुंबई महानगर पालिका 24 अलग अलग विभागों में बटी है। तो 24 जगह पे हमने वार्ड वार रूम बनाए। वार्ड वार रूम में हमने 30 टेलीफोन लाइनें, करीबन 10 टेलीफोन ऑपरेटर, डॉक्टर की टीम, उसके साथ में ही वहाँ पे जो सपोर्ट स्टाफ रहता है वो टीम, उसके साथ में ही 10-10 एम्बुलेंस, हर एक वार्ड में 10-10 एम्बुलेंस और 10-10 मेडिकल टीमें जो घर घर जाकर अगर कोई पेशेंट अगर पॉजिटिव पाया जाता है तो उसकी जांच करे, और जांच करने के बाद में अगर उसको दवा दाखिल करने की आवश्यकता है तो उसको दवाखाने में दाखिल करे, उस पर इलाज करवाए, और अगर घर में अगर उसकी होम आइसोलेशन की अगर सुविधा है तो होम आइसोलेशन में रहने के लिए उसको अनुमति दे। लेकिन अनुमति देने के बाद में भी उस पर बार बार नज़र बनाए रखे, और चाहे टेलीफोन से हो, चाहे हर रोज़ या हर एक दिन बाद में उसको विज़िट करना हो, ऐसे हमने एक प्रयास किया। लेकिन इससे भी ज़्यादा हमने यह किया था कि जो टेस्टिंग लेबोरेटरी थी, टेस्टिंग लेबोरेटरी को हमने बाध्य किया कि रात में 12 बजे हमारे साथ में दिन भर में जो भी लोग पॉजिटिव पाए गए हैं उनकी लिस्ट साझा करें, ताकि उस रात भर में, रात को 12 से सुबह 6 बजे तक हम उस लिस्ट को हर एक जो 24 हमारे वार्ड है उसमें उसको डिवाइड करें, उसमें सेग्रीगेट करें। उसके साथ में जो मुंबई के बाहर के पेशेंट है वो मुंबई के बाहर के जो प्राधिकरण हैं, अथॉरिटीज़ है, उनको साझा करें। और 6 बजे लिस्ट आने के बाद में करीबन 8 बजे से हमारे टेलीफोन, जो व्यक्ति बाधित पाया जाता है, जो संक्रमित पाया जाता है, उसके घर में टेलीफोन जाता है कि आप संक्रमित पाए गए हैं, आपकी हालत कैसी है, और आपको अगर अस्पताल में जाने की ज़रूरत अगर है तो आप हमको बोलिए, हमारी टीम आपके पास में आ जाएगी, और उसको अस्पताल में दाखिल कराने के बाद में भी हमारा उसका फॉलोअप चलता रहता है। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन के वजह से और हमने अधिकार भी दे रखने की वजह से जो पेशेंट को बेड मिलने के लिए जो दौड़ धूप करनी पड़ती थी वो दौड़ धूप बंद हो गई। पेशेंट हमारे पीछे लगने के बजाय हम पेशेंट के पीछे रहते हैं, और ताकि वो भी आश्वस्त हो गया है कि अगर मुझे कुछ बीमारी ख़राब होती है, मेरी हालत ख़राब होती है, तो मुझे एडमिट करने के लिए भी महानगर पालिका हमारे साथ में खड़ी है। और इसका भी एक मानसिक जो परिणाम होता है कोई भी पेशेंट पे कि मुझे बेड है और मुझे केयर करने वाली कोई तो भी अथॉरिटी है, तो उसका भी काफ़ी परिणाम हुआ। और उसमें रिकवरी रेट भी बहुत अच्छे से हम देखे गए। अच्छा, तो काकनी साहब, एक छोटा सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि तो क्या आपने हालांकि बहुत हद तक बात बता दी है, लेकिन मैं और तस्वीर साफ करना चाह रहा हूँ, क्योंकि देश के कई इलाकों में लोगों के मन में अभी डर यही है कि अगर तबीयत ज़्यादा बिगड़ेगी तो अस्पताल में बेड नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वेंटिलेटर नहीं मिलेगा, इंजेक्शन नहीं मिलेगा। अगर मुंबई में इस वक्त अभी आपको हमारे दर्शक जो सुन रहे हैं, अगर किसी के मन में ये सवाल हो कि अगर अचानक किसी के घर में किसी की तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाए, आईसीयू की ज़रूरत हो, वेंटिलेटर की ज़रूरत हो, तो क्या उस मोर्चे पर कोई दिक्कत नहीं होगी? आसानी से बेड उपलब्ध हो जाएंगे, ऑक्सीजन मिल जाएगी, रेमडेसिविर मिल जाएगा? निश्चित रूप से ये हम पूरे मुंबई वासियों को आश्वस्त करना चाहते हैं, और आश्वस्त है भी मुंबई वासी। जिसको भी कभी बेड की ज़रूरत पड़ती है, कोई अगर घर में है या संक्रमित पाया जाता है, वो वार्ड वार रूम में अगर फ़ोन करे तो उसको वार्ड वार रूम से जो निजी अस्पताल है, कोई निजी अस्पताल में जाना चाहे तो वहाँ भी जा सकता है। लेकिन हमारे पब्लिक अस्पताल जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट हम ट्रीटमेंट देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रेमडेसिविर है या ऑक्सीजन सप्लाई है या वेंटिलेटर की ज़रूरत अगर पड़ती है तो उसकी भी प्रावधान हमने कर रखा है। तो निश्चित रूप से
ये सब चीज़ों की वजह से मुंबई वासियों ने आश्वस्त रहने में कोई हरकत नहीं है। अगर मुझे तबीयत ख़राब होती है तो मुझे बेड मिल जाएगा और मुझे मुझ पर इलाज भी शुरू हो जाएगा ताकि मैं अपनी जान बचा सकूं। और यह भी एक कारण है, मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो CFR है, केस मॉर्टेलिटी रेट जो है वो भी काफ़ी कम है और नेशनल एवरेज से भी काफ़ी कम है। ये सभी का संयुक्त परिणाम का ये हम देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल सर, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। आप सर बने रहें, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है। और आज हम मुंबई मॉडल के ऊपर इसलिए चर्चा कर रहे हैं ताकि देश के बाकी हिस्सों में भी इस मॉडल को फॉलो किया जाए और कोरोना पर काबू पाया जाए। हमारे साथ दो और खास मेहमान हैं। हमारे साथ डॉक्टर गौतम भंसाली हैं, मेंबर हैं कोविड टास्क फोर्स महाराष्ट्र के, और साथ ही डॉक्टर प्रातीत समदानी हैं, कोविड स्पेशलिस्ट हैं। भंसाली जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अभी हमारे साथ सुरेश काकनी जी भी जुड़े हुए हैं और वो लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से ग्राउंड पे काम किया गया है कोरोना के आंकड़ों को कम करने के लिए। आप जरा बताएं सर, आप टास्क फोर्स को हेड कर रहे हैं, मुंबई में तो मामले बहुत कम हो गए हैं, लेकिन महाराष्ट्र में अभी भी जो नंबर है वो चिंताजनक है और एक लेवल पे आके वहां से बहुत ज्यादा घट नहीं पा रहे हैं नंबर। तो मुंबई जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में नंबर कम आने शुरू हो गए, लेकिन महाराष्ट्र के बाकी इलाकों में सर ये हाल क्यों है? वहां पर नंबर तेजी से क्यों नहीं घट रहे हैं? भंसाली जी। जी 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 मृत्युंजय, जैसे ककानी साहब ने बताया, डेफिनेटली मुंबई के अंदर केसेस जो है पीक आ चुका था। पीक आने के बाद प्लेटू आया और अभी डिक्लाइन फेज आ रही है। आज हमारे पास मुंबई में सिर्फ 2597 2597 केसेज है मुंबई के अंदर। जहां तक टेस्टिंग की बात की जाती है, यहाँ पे टेस्टिंग फ्रीली अवेलेबल है, किसी को डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन की भी जरूरत नहीं है। तो टेस्टिंग भी भरपूर मात्रा में हो रही है, केसेस कम हो रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा जो रोल अदा किया गया है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का रोल है। BMC ने भरसक इसमें प्रयास किया, मेहनत की है, और जो वार्ड वॉर रूम क्रिएट किए गए, ये एक अलग ही मॉडल है जो पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में कोई भी सिटी के अंदर नहीं है। मुंबई इज द ओनली सिटी जहाँ पे वार्ड वॉर रूम में सिस्टम को डिसेंट्रलाइज किया गया है। पेशेंट को बेड भी अलॉट, जैसे मैं चीफ कोऑर्डिनेटर हूँ बेड वगैरह के लिए ऑल प्राइवेट हॉस्पिटल और नर्सिंग होम का मुंबई में, तो बेड अलॉटमेंट सिस्टम भी हमने ऐसा कर रखा है कि वार्ड से पेशेंट को फोन जाता है, उनकी तबीयत पूछी जाती है, प्लस जो एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड सिम्प्टोमेटिक पेशेंट घर के अंदर है उनके ऊपर भी पूरी निगाह रखी जाती है वार्ड वॉर रूम के तहत। वहां से लोगों को फोन किया जाता है। और दूसरा इसमें सबसे बड़ा रहा कि मुंबई के अंदर पब्लिक ने भी बड़ा सपोर्ट किया है। पब्लिक का जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसकी वजह से आज हमारे को ये रफ्तार जो थी कोविड की उसको रोकने में बहुत ही मदद मिली है। तो दोनों तरफ से काम हुआ है, BMC की तरफ से प्लस पब्लिक का पार्टिसिपेशन रहा, प्लस हमारे हेल्थ केयर वर्कर वगैरह ने भी काम किया, प्लस मुंबई का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटल ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई। तो फर्स्ट वेव में हमारे पास में 2700 बेड थे प्राइवेट हॉस्पिटल में। सेकंड वेव के टाइम में जो ये सुनामी आई है इसके अंदर हमने 4800 बेड प्लस 1200 वेंटिलेटर बेड प्राइवेट हॉस्पिटल ने दिए हैं। इसकी वजह से टाइमली बेड अलॉटमेंट होना पेशेंट को, जिसमें वार्ड वॉर रूम के तहत बेड अलॉट होता है, प्लस पेशेंट टाइमली हॉस्पिटल में पहुंचता है। ये सब चीज़ों का बहुत होने की वजह से और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाने की वजह से मुंबई में आज केसेस कम है। यस, महाराष्ट्र में बाकी हिस्सों में केसेस है अभी भी, लेकिन मुझे लगता है अगले 2-4 दिन के अंदर महाराष्ट्र के बाकी हिस्से जैसे नागपुर है, पुणे है, नासिक है, वहां भी धीरे धीरे केसेस कम होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सबने एक मुंबई मॉडल को अपनाने की कोशिश की है। मुंबई मॉडल की आज पूरे विश्व में चर्चा हो रही है। जैसे हमारे धारावी मॉडल थी ऐसे मुंबई मॉडल, और हम आज भी इस कमिटमेंट के लिए तैयार हैं कि मुंबई को हम वर्ल्ड का सेफेस्ट सिटी, वर्ल्ड का सेफेस्ट मेट्रोपॉलिटन बनाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है सर। और अगर मुंबई मॉडल जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं कि असरदार हो रहा है, तो देश के बाकी हिस्सों में भी इस मॉडल को अपनाया जाना चाहिए। लेकिन अब सर मैं आपके पास आना चाहता हूं, डॉक्टर प्रातीत समदानी जी। ये तो हमने मैनेजमेंट और ग्राउंड पर किस तरह से काम किया गया उसके बारे में बात की, लेकिन आप जरा बताएं सर कि जो नंबर कम हुए हैं 11,500 से घटकर अब 3500, अब ये भी नए आंकड़े सर ने बताए, बंसाली जी ने, कि 2500 के आसपास आ गए हैं। तो अब मेडिकली आपको क्या दिख रहा है? क्या ये नंबर अब यहाँ से बहुत तेजी से और घट जाएंगे? साइंटिफिकली अभी किस तरह के एविडेंस आप लोगों को मिल रहे हैं, क्योंकि आप कोविड के ऊपर लगातार काम कर रहे हैं? इस पर जरा सर आप डिटेल में बताएं। जी देखिए, ये लॉकडाउन, म्यूनिसिपैलिटी की मेहनत और लोगों का विश्वास ने ये नंबर कम किए, जैसे अभी अपन ने सुना है, ये सब सुना है। लेकिन ये नंबर्स और कम होंगे यदि रिस्ट्रिक्शंस और कर्फ्यू और सेमी लॉकडाउन, जिसे मैं बोलता हूं, पूरा लॉकडाउन करना जरूरी नहीं है क्योंकि काम भी उतना ही जरूरी है, इससे नंबर सस्टेन या बहुत समय तक नीचे रह सकते हैं और नीचे बिल्कुल आ सकते हैं जैसे पहले फरवरी में हुए थे।
दूसरी बात है, जब ये वैक्सीन ड्राइव चालू होगी, इसका मुझे बहुत भय है, क्योंकि ये वैक्सीन सेंटर पे 5,000, 10,000, 15,000 लोग भी जा सकते हैं बड़े बड़े सेंटरों में, और वैक्सीन की फिलहाल शॉर्टेज है, सप्लाई बरोबर नहीं है। ये सब जो लोग जाएंगे, अब 18 साल और 45 साल के बीच में ऊपर वाले भी जा सकते हैं। बहुत लोग इनों में से एसिम्प्टोमेटिक रह सकते हैं, ये एसिम्प्टोमेटिक कैरियर रह सकते हैं, और यदि वैक्सीन लेने वाले बरोबर बिहेव नहीं किए, मास्क नीचे किए, पानी पिए, फोटोग्राफ लिए एक दूसरों के साथ, तो ये एक स्प्रेड करने का इवेंट हो सकता है। तो वैक्सीन का जो ड्राइव है, यदि नंबर नीचे कंटिन्यूअसली कम रखना है और इसे बिल्कुल अबॉलिश करना है या एकदम जीरो शून्य नंबर करना है, तो इसके लिए आगे मुंबई को भी बहुत सावधान रहना पड़ेगा, और पूरे हिंदुस्तानियों को सावधान रहना पड़ेगा कि बरोबर वैक्सीन के लिए जाए, अपॉइंटमेंट लीजिए, ताकि ये नंबर कम रह सके। मेडिकली देखा जाए तो जो पेशेंट्स आ रहे वृद्ध के लोग है ही, जो ओल्ड लोग हैं, लेकिन थोड़े यंग लोगों को भी ज्यादा आ रहे हैं, मुझे लगता है क्योंकि इनको वैक्सीन मिला नहीं है, और ये जो यंग उम्र, कम उम्र के लोग हैं, ये ज्यादा बाहर घूमते हैं, काम के लिए जाते हैं, उससे हो रहा है। बीमारी के जो केस फैटेलिटी रेट है, जो अभी डॉक्टर मिस्टर काकानी साहब ने की, वो सबसे कम है मुंबई में, और मुझे लगता है ये कम है, ये सब जो अभी डिस्कशन हुआ उसके कारण ही है। लेकिन परसेंटेज वाइज देखेंगे, अगर नंबर ज्यादा रहेंगे, तो जिन लोगों को घटना घटनी है, जो आईसीयू में जाएंगे, वो नंबर वाइज तो ज्यादा रहेंगे ही। तो ये मॉडल बहुत महत्वपूर्ण मॉडल है पूरे भारत में, इसको रेप्लिकेट करना चाहिए। अगर रेप्लिकेट नहीं हो सकता है तो एटलीस्ट डुप्लीकेट करिए, इससे भारत बिल्कुल कोविड के अगेंस्ट जीत सकता है। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं कि देश भर में इस मॉडल को फॉलो किया जाए, क्विकनेस ग्राउंड के ऊपर दिखाया जाए, और ये ग्राउंड के लेवल पे ही हो सकता है। कई बार ये होता है कि मीटिंग के लेवल पे हमें लगता है कि बहुत एक्शन हो रहा है, अधिकारियों की मीटिंग हो रही है, मंत्री मिल रहे हैं, बैठक हो रही है, लेकिन ग्राउंड पर उसका रिफ्लेक्शन नहीं हो पा रहा है। ये बहुत जरूरी है कि ग्राउंड पर इंप्लीकेशन बहुत तेजी से हो, तभी इस तरह के स्प्रेड को आप काबू में ला सकते हैं। छोटा सा ब्रेक के बाद चर्चा लगातार जारी है। ब्रेक के बाद भी हमारी खास चर्चा जारी है। काकनी जी, अब मैं आपसे सर, वक्त कम है इसलिए फटाफट दो महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाह रहा हूं। पहला तो आप ये बताएं कि एक TIFR की रिपोर्ट आई है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की, जिसमें यह कहा गया है कि 1 जून तक मुंबई में हालात जनवरी फरवरी जैसे हो जाएंगे, मतलब जो 400-500 केस आते थे जनवरी फरवरी में, उसी लेवल पे आ जाएंगे। लेकिन उसमें यह कहा गया है कि वैक्सीन पे ध्यान देना होगा और लोकल ट्रेन अभी नहीं खोलना होगा। तो इसको लेकर क्या प्लानिंग है आपकी, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या आप इत्तेफाक रखते हैं 1 जून तक हालात समान हो जाएंगे बहुत हद तक? निश्चित रूप से हमारे प्रयास ऐसे ही है कि जितनी जल्दी हालात सामान्य हो, जितनी जल्दी केसेस कम हो तो अच्छी बात है। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा था कि हमारा जो तैयारी है, हमारा जो इंटरवेंशन है, वो हमारा बरकरार रहेगा और उसमें हमारा काम जारी रहेगा। वैक्सीनेशन को लेकर हमारी तैयारी, हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है। हम हर रोज़ 1 लाख से ज़्यादा व्यक्तियों का वैक्सीन कर सकते हैं। उसमें भी जैसा कि डॉक्टर समदानी साहब ने बताया कि हमने अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने वालों को ही वैक्सीन देना तय किया है, ताकि उसमें वैक्सीनेशन सेंटर पे जमावड़ा ना हो, उसका फैलाव ना हो। लेकिन इसमें अगर उनको वैक्सीन का सप्लाई अगर ठीक ठाक होता है तो निश्चित रूप से कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर पाएंगे, ताकि वो भी सुरक्षित रहे और हमको भी आगे के काम करने का मौका मिले। काकनी साहब, इंटरनल इनपुट क्या है? सर, इंटरनल इनपुट क्या है? वैक्सीन की सप्लाई कब तक ठीक हो जाएगी? क्योंकि आज ही हमें खबर मिली है कि लोग 100-150 किलोमीटर दूर जा रहे हैं 18+ वैक्सीन लेने के लिए, तो सप्लाई कब तक दुरुस्त हो जाएगी सर? सप्लाई मतलब उम्मीद है कि आज रात को हमको कुछ सप्लाई, आज रात को या कल सुबह तक कुछ न कुछ हमको सप्लाई मिलेगी, ताकि हम कल से
कम से कम जो सेकंड डोज वाले जो नागरिक है जो ड्यू है सेकंड डोज के लिए, उनको हम प्रायोरिटी देंगे। अगर सप्लाई कम भी अगर होती है या सप्लाई अगर ज़्यादा होती है तो हम पूरे क्षेत्र हम खुले करना चाहेंगे। लेकिन हमको उम्मीद है कि ये सप्लाई आने वाले सप्ताहों में 1 सप्ताह या 2 सप्ताह में फिर से ठीक ठाक हो जाएगी और उसके बाद में फिर जोर शोर से हम हमारा जो वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है, वैक्सीनेशन जो कैंपेन है वो आगे ले जा पाएंगे। ओके, ठीक है, ये आपने बहुत नई जानकारी दी है। गौतम भंसाली जी, आप बताएं सर, क्योंकि नंबर तो कम हुए हैं लेकिन अभी भी चौकन्ना रहने की जरूरत है, तो आप बताएं कि जो अभी मुंबई में हम कर्व देख पा रहे हैं या महाराष्ट्र में जो सख्तियां हैं, ये सख्ती कब तक कंटिन्यू रहने वाली है सर? इसको लेकर क्या इनपुट है? जी मृत्युंजय, जहाँ तक मुझे लगता है ये सख्तियाँ शायद अगले 15 दिन तक और कंटिन्यू रहने वाली है। बट इससे सबसे ज़्यादा जरूरी है गवर्नमेंट की सख्तियों का इंतजार करें, उससे बेटर है सेल्फ लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। खुद को खुद के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। ये एक तरह की सुनामी है, जैसे मैंने पहले भी आपके चैनल पे बोला था, जो स्पीड से ये आई है उस स्पीड से चली भी जाएगी। 10-12 दिन बाद शायद अपन आपके चैनल पे बैठ के चर्चा भी करेंगे कि ये वायरस किधर चला गया मुंबई से, ये हम लोग शायद उस तरह डिस्कस करें। लेकिन हमको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का जिस तरह से अभी लास्ट 15-20 दिन से पालन किया है, अभी आगे भी पालन करना है। जो एक सिंपल SMS है, सैनिटाइजर, मास्क में भी डबल मास्किंग एंड सोशल डिस्टेंसिंग, और उसके साथ में एक चीज और ऐड होती है, वो है वैक्सीनेशन, और स्पेशली यंग पॉपुलेशन का वैक्सीनेशन जो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही मोबाइल पॉपुलेशन है, यही वो पॉपुलेशन है जो इस वायरस को स्प्रेड करती है, यही वो पब्लिक है जो वर्किंग प्लेस पे जाती है, काम करती है, काम करने के लिए जाना जरूरी है, रेस्टोरेंट में जाती है, मॉल में जाती है, और ये इनके लिए इनके बच्चों को भी पालना जरूरी है, बड़ों को भी ध्यान रखना जरूरी है, और ये वायरस के स्प्रेडर है, वायरस के करियर भी है। सो मुझे लगता है वैक्सीनेशन सबसे बड़ा कामगार हथियार साबित होगा इस वेव को और आगे बढ़ने से रोकने के लिए और थर्ड वेव से संभलने के लिए। ठीक है, प्रतीत समदानी जी, एक सवाल मेरा आपसे ये कि जब सेकेंड वेव शुरू हुआ तो कहा गया कि जो सेकेंड वेव वाला कोरोना है, न्यू स्ट्रेन वाला कोरोना है, ये ज्यादा इन्फेक्शियस है। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या मुंबई में ये जो सेकेंड वेव वाला कोरोना है, क्या ये थोड़ा कमजोर पड़ा है या इन्फेक्शियस तो उतना ही है, लेकिन ये कम नंबर इसलिए हो रहे हैं कि बाकी सख्तियां बढ़ गई है? क्या कहेंगे आप? देखिए झा जी, ये सितंबर 2020 में जब यूके का स्ट्रेन आइडेंटिफाई किया था B.1.617, तभी मुंबई म्युनिसिपैलिटी और गवर्नमेंट थोड़ी अलर्ट हो चुकी थी, इसीलिए इन्होंने डिस्ट्रॉय नहीं किया। ये जो बड़े बड़े कैंप बनाए थे इन्होंने, कोविड जो कैंप्स बनाए थे, उनको डिस्ट्रॉय नहीं किया। ये जो इन्फेक्शन है, ये कहा जा रहा है ये म्यूटेंट वायरस स्ट्रेन के कारण है, और इस बात की ये दुखद बात है कि खासियत ये है कि ये ज्यादा इन्फेक्शियस है। इसका मतलब झा जी, मैं जरूर से जोर से कहना चाहता हूं, इसका मतलब है ये ज्यादा सीरियस है। इसका मतलब है कि यदि पहले वाला स्ट्रेन एक आदमी 2 या 3 लोगों को स्प्रेड करता था, ये स्ट्रेन दिखाया जा रहा है कि ये 7, 8, 9 लोगों को स्प्रेड करता है। इसीलिए आगे यही नियंत्रण रखने के लिए, ये नंबर कम करने के लिए, जो गौतम जी ने और काकानी साहब ने अभी कहा कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, यानी कि मास्क नाक के ऊपर लगाइए और अपने चिन के नीचे लगाइए, दूरी रखिए और हाथ साफ करिए। हाँ, ठीक बात है। हाँ, ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करना बहुत जरूरी है। आखिरी सवाल काकनी जी मेरा आपसे ये होगा कि जो मिनी लॉकडाउन है अभी मुंबई में या महाराष्ट्र में, ये कब तक कंटिन्यू रहने वाला है सर? ये 15 तारीख तक तो एक जारी रहेगा, 15 मई तक। और 15 मई के दिन मुंबई की सिचुएशन इम्प्रूव भले होती हो, लेकिन मुंबई के अगल बगल वालों की इलाके जो है, जैसे ठाणा है, नई मुंबई है, या बाकी जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, वहाँ की सिचुएशन अगर इम्प्रूव होती है तो निश्चित रूप से लॉकडाउन को कुछ शिथिलता देने में विचार हो सकता है। लेकिन ये मुंबई अकेले का विचार न करते हुए अगल बगल वाले इलाकों का भी विचार होने के बाद में ही ये निर्णय हो पाएगा। फिलहाल 15 मई तक ये लॉकडाउन की सिचुएशन बरकरार रहेगी। जी, बहुत शुक्रिया काकनी साहब आपका, डॉक्टर गौतम भंसाली आपका, और डॉक्टर प्रतीत समदानी जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और डिटेल में बताने के लिए कि मुंबई मॉडल में किस तरह से कामकाज हुआ है कोरोना की रफ्तार को कम करने के लिए, और ये मॉडल पूरे देश में क्यों फॉलो किया जाना चाहिए, ये बताने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सर।